नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9। हम लेकर आते हैं मनी टाइम। ये है पर्सनल फाइनेंस की खबरों का बुलेटिन, जिसमें हम उन खबरों को लेकर आते हैं जिसका असर आपकी जेब पर पड़ता है। तो चलिए मनी टाइम की शुरुआत करते हैं आज की सबसे एक अच्छी खबर के साथ। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को मिलने वाला है होली का तोहफा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में 12,785 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश को बेचा है। इससे ईपीएफओ को 5,529 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है, जिसका इस्तेमाल वित्त वर्ष 2021-22 में सब्सक्राइबर्स को ब्याज का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। ईपीएफओ ने जुलाई-दिसंबर 2017 के दौरान खरीदी गई यूनिट्स को बेचा है। 2017 की दूसरी छमाही में ईपीएफओ ने 7,255 करोड़ रुपए के ईटीएफ खरीदे थे, जिन्हें अब 12,785 करोड़ रुपए में बेचा गया है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 11-12 मार्च को गुवाहाटी में बैठक होने जा रही है, जिसमें 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को तय किया जाएगा। ईटीएफ से मोटी कमाई से अब सब्सक्राइबर्स को इस साल 8.5% ब्याज मिलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अगली खबर, पेट्रोल डीजल से महंगी बिक रही है सीएनजी के दाम ने सबको चौंका दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर में सीएनजी के दाम पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल यहां सीएनजी का दाम पेट्रोल डीजल के दाम से भी आगे निकल गया है। नागपुर में सीएनजी 120 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। नागपुर में सीएनजी के रेट देश भर के अन्य शहरों के मुकाबले सबसे अधिक हैं। नागपुर में 5 मार्च को सीएनजी के दाम 100 रुपए प्रति किलोग्राम थे, लेकिन अब इसके दाम 20% बढ़कर 120 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं। जहां पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 75 पैसे लीटर है और डीजल की कीमत 92 रुपए 51 पैसे बनी हुई है, सीएनजी भाग रहा है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम भी मंगलवार से 50 पैसे प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है। राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बहाल हुई पुरानी पेंशन योजना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को राज्य में पुरानी पेंशन योजना के बहाली का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों को उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा वापस दिलाने के लिए न्यू पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। भूपेश बघेल ने कहा कि 2004 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना के तहत ही लाभ मिलेगा। इसके साथ ही राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1,12,603 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। आकार के लिहाज से ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों पर फोकस है। अगली खबर, पैसा इकट्ठा करने के लिए सरकार बेचेगी जमीन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन सरकारी एजेंसियों और पीएसयू जिन्हें या तो बेचा जा रहा है या जो बंद होने के कगार पर है, उनके लिए अतिरिक्त जमीन और इमारतों को बेचने के लिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन यानी एनएलएमसी की स्थापना को मंजूरी दी है। एनएलएमसी को 5,000 करोड़ रुपए की शुरुआती अधिकृत शेयर पूंजी और 150 करोड़ रुपए की चुकता शेयर पूंजी के साथ भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा। एनएलएमसी सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों की भूमि और इमारत जैसी संपत्तियों के मौद्रीकरण का कार्य करेगी। बयान के मुताबिक गैर प्रमुख संपत्तियों के मौद्रीकरण के साथ निगम ऐसी संपत्तियों का मौद्रीकरण भी करेगा जिनका या तो इस्तेमाल नहीं हो रहा या समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके जरिए अतिरिक्त धनराशि जुटाई जाएगी। और अब आपको देते हैं शेयर बाजार का हाल, जहां लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली है। यूक्रेन संकट दूर करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों से उम्मीद लगाए बैठे निवेशकों के अनुकूल रुख से घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को तेजी रही। लगातार दूसरा दिन था जब बढ़त में दिखे बाजार। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी में हुई बिकवाली से सेंसेक्स और निफ्टी में 2% से अधिक बढ़त देखी गई है। सेंसेक्स 1223 अंक की तेजी के साथ 54,647 अंक पर बंद हुआ। 2 दिन की इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति करीब 7.25 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 331 अंक उछलकर 16,345 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, मारुति सुजुकी, एचडीएफसी बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट फायदे में रही। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, साथ ही में नेस्ले इंडिया और विप्रो के शेयर में नुकसान रहा है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में खूब हुआ निवेश। इक्विटी म्यूचुअल फंड में फरवरी 2022 में 19,705 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश आया है। ये लगातार
12वां महीना है जब इस तरह से हमने मासिक प्रवाह को बढ़ते हुए देखा है। म्यूचुअल फंड कंपनियों की संस्था एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि एम्फी के अनुसार ये आंकड़ा जनवरी 2022 में 14,888 करोड़ रुपए पर था और दिसंबर 2021 में 25,077 करोड़ रुपए पर था। इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश से जुड़ी योजनाओं में शुद्ध रूप से प्रवाह मार्च 2021 से लगातार जारी है और इस दौरान शुद्ध रूप से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी निवेश हुआ है। ये म्यूचुअल फंड की इक्विटी से जुड़ी योजनाओं के प्रति निवेशकों के सकारात्मक रुझान को दर्शाता है। एविएशन इंडस्ट्री को लगने वाले हैं पंख। 2 साल से भारी घाटे में चल रही एयरलाइन कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 2 साल बाद 27 मार्च से नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। भारत में 23 मार्च 2020 से कोविड की वजह से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित थीं। इसके बाद बुधवार को एविएशन स्टॉक में भी भारी खरीदारी देखने को मिली है। इंडिगो का परिचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन का बीएसई पर शेयर 9% से ज्यादा उछलकर 1746 रुपए पर बंद हुआ। स्पाइसजेट का शेयर भी 6.5% से ज्यादा बढ़कर 60 रुपए 75 पैसे पर पहुंच गया। फरवरी में घरेलू यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब 27 मार्च से एक बार फिर निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के शुरू होने से एयरलाइंस कंपनियों को राजस्व बढ़ने की उम्मीद जागी है। इससे एयरलाइन कंपनियों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में सुधार भी आएगा। एलआईसी आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल गई है और अब सरकार की बारी। बाजार नियामक सेबी के पास डीआरएचपी दाखिल करने के 22 दिन के भीतर ही भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी को आईपीओ के लिए मंजूरी मिल गई है। अब एलआईसी के आईपीओ की गेंद पूरी तरह से सरकार के पाले में है, जिसे यह तय करना है कि आईपीओ कब आएगा। वैसे तो सरकार की योजना इसी महीने आईपीओ लाने की थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पैदा हुई परिस्थितियों की वजह से सरकार दोबारा इसकी तारीख पर विचार कर रही है। एलआईसी को सेबी से मिली आईपीओ लाने की मंजूरी 12 महीने के लिए वैलिड है। ऐसे में सरकार के पास अभी समय है। सरकार आईपीओ के जरिए एलआईसी के 31 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगी, जिससे 63,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। डॉलर के सामने रुपए में मजबूती, घरेलू शेयर बाजार में तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बुधवार को रुपया 44 पैसे मजबूत होकर 76 रुपए 56 पैसे प्रति डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले मंगलवार को रुपया 7 पैसे टूटकर 77 रुपए प्रति डॉलर के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ था। जोखिम वाली संपत्तियों में वापस निवेश और बॉन्ड बाजारों में प्रभाव बढ़ने की उम्मीद के बाद रुपए में यह मजबूती दिख रही है। इस बीच 6 मुद्राओं की तुलना में डॉलर का रुख दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.4% की गिरावट के साथ 98.66 के स्तर पर रहा है। अब आपको देते हैं स्टार्टअप दुनिया की हलचल। फिनटेक प्लेटफॉर्म मनीव्यू ने सीरीज डी फंडिंग राउंड में टाइगर ग्लोबल, विंटर कैपिटल, इवॉल्वेंस इंडिया एसएल सहित अन्य निवेशकों से $7.5 करोड़ की राशि जुटाई है। कंपनी का वैल्यूएशन बढ़कर अब 62.5 करोड़ डॉलर हो गया है। मनीव्यू एक प्रमुख ऑनलाइन क्रेडिट प्लेटफॉर्म है जो इंस्टेंट पर्सनल लोन, कार्ड, बाय नाउ पे लेटर और पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सोल्यूशन उपलब्ध कराता है। एग्रीटेक स्टार्टअप भारत रोहन एयरबॉर्न इनोवेशंस ने सीड फंडिंग राउंड में वित्त पोषण हासिल किया है। उपाय सोशल वेंचर्स और एक्यूमेन फंड इंक ने यह निवेश किया है। ताजा वित्त का इस्तेमाल राजस्थान और गुजरात में कंपनी की उपस्थिति को मजबूत बनाने में किया जाएगा। विशाल गर्ग के नेतृत्व वाली डिजिटल मॉर्गेज कंपनी बेटर.com ने अमेरिका और भारत में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी की है। कंपनी का कहना है कि कामकाज चलाना मुश्किल हो रहा है और इसलिए वो 1/3 यानी करीब 3,500 कर्मचारियों को निकालने जा रही है। इससे पहले भी कंपनी ने दिसंबर में जूम कॉल पर 900 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी थी। चलते चलते आईपीओ अपडेट। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी फिनटेक कंपनी मोबीक्विक दिसंबर 2021 तिमाही में मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई है। चालू वित्त वर्ष में कंपनी को अपने राजस्व में दुगने बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। तीसरी तिमाही में कंपनी को पहली बार करीब 7 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। इसी के साथ मनी टाइम में हम आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन देखते रहिए मनी 9 और कल आपके लिए मनी 9 में बहुत कुछ खास रहने वाला है। आप 80, 90 पूरे 100 में समझेंगे डिविडेंड से कैसे आप कर सकते हैं कमाई, और चैन की सांस आपको बताएगा कि किस तरह से अगर आप बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं पढ़ाई के लिए तो हायर स्टडीज के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी हो। तो जुड़े रहिए मनी 9 के साथ।